कल क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिए थे। 41 देखो, मिस्टर रंगामनार resides in Delhi. As per new rule in the city, private cars can be applied होना चाहिए यहाँ पर, applied in the city only on alternative days. याद है ऑड इवन का कंसेप्ट आया था दिल्ली में। He has purchased a car on 21/9/2024 for the purpose of his business as per the following details. Cost of car दिया हुआ 12 लाख, जीएसटी लगा है सर, और उसके बाद जीएसटी के बाद कार है सर 15,36,000 की। He estimate the uses of car for personal purpose will be 25%. डेप्रिसिएशन लगाते टाइम ध्यान रखना 75% बिजनेस पर्पस है, उतना ही क्लेम कर पाओगे। He is advised that since the car runs on only on alternative days, half the depreciation which is otherwise allowable will be actually allowed. एक आदमी इसको बोला भैया सुनो आपकी गाड़ी ऑल्टरनेट पे चलती है तो आपका डेप्रिसिएशन भी आधा होगा। क्या लगता है सही है? सर हम इनकम टैक्स में ऐसा कुछ पढ़े ही नहीं है। हम बोले थे सर 180 डेज से कम पुट टू यूज है तो आधा, और अदरवाइज ज्यादा है तो पूरा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप गाड़ी क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे चला रहे हो, क्या कर रहे हो। समझ आया? He started the car immediately after purchase. तो 21 सितंबर को इसने स्टार्ट कर दिया था यूज करना, पुट टू यूज 21 सितंबर से लेके 31 मार्च। क्या 180 डेज से ज्यादा होगा? यस। तो यहाँ पर कार पे डिप्रिसिएशन मिलेगा। Determine the depreciation allowable for the assessment year 25-26 if it is only the asset in the block. तो सर ये 15,36,000 इस पे depreciation की बात। If this car will be used in the subsequent assessment year 25-26 on the same terms and the condition above, what will be the depreciation allowable? सर वो कोई भी टर्म्स में यूज हो, एक बार पुट टू यूज हो गई मतलब डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। Assuming that there is no change in the legal position, ये तो बहुत सिंपल है सर। ये 15,36,000 का 15% करना, उसका भी 75% करना। आया समझ? वेरी सिंपल, इजी है, इस पे कुछ है ही नहीं। ये 26-27 होगा। अगला देखो, साई लिमिटेड इज अ ब्लॉक ऑफ एसेट कैरिंग 15% rate of depreciation. WDV on 1/4/2024 was 40 lakh. It purchased another asset of the same block on 1/11/2024 for 14,40,000 and put to use on the same day. Sai Limited was amalgamated with Shirdi Limited. Oh. Sir, Sai Limited और Shirdi Limited. साई में सर ओपनिंग WDV दी हुई है 40 लाख, और इसने एक एसेट भी खरीदी सर 1/11/2024 को, 1/11/2024 को एसेट खरीदी है सर 14,40,000 की, और ये अमेलगमेट हो गया शिरडी लिमिटेड के साथ जनवरी में सर। जनवरी सर 1 जनवरी 2025 को ये शिरडी लिमिटेड में अमेलगमेट हो गया है। Compute the depreciation allowable to Sai Limited, Shirdi Limited for the previous year ended 31st March 2025, assuming that the asset transferred to Shirdi Limited at 60 lakh. इन्होंने बोला सर एसेट यहाँ से यहाँ जो गई है वो 60 लाख पे गई है, तो आपसे डेप्रिसिएशन पूछ रहा है। तो हम बोले थे सर अगर एमेलगमेट है, डीमर्जर है या बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है तो हम डेप्रिसिएशन अपोर्शन कर देते हैं। अपोर्शन तो हम कर देंगे, पहले ये बताओ सर साई लिमिटेड कितने टाइम एसेट यूज किया और शिरडी कितने टाइम किया, बताओ।
क्योंकि शेडी पिक्चर में आया सर 1/1/2025 में। यहाँ से लेके 31 मार्च 2025 तक शेडी ने यूज किया, उससे पहले साई के पास थी। तो शेडी लिमिटेड कितने पीरियड यूज किया, डेज कितने हुए, सब कैलकुलेट करेंगे। 91 डेज। शेडी लिमिटेड का आ रहा है सर 91 डेज, तो साई का कितना है, 365 से माइनस कर लो, 274 डेज साई लिमिटेड। तो आप इस पे जो 15% डेप्रिसिएशन लगाएंगे और इस पे 15 मत लगाना, 7.5 सर, क्योंकि 1/11 है ना सर, नवंबर की कहानी है सर, तो 180 डेज से कम पुट टू यूज है। अब डेप्रिसिएशन आधा आधा करो और बताओ सर, मतलब बांटो डेज के बेसिस में और बताओ कितना कितना आ रहा है, साई का कितना आ रहा है, शेडी का कितना आ रहा है। ये जो 60 लाख में ट्रांसफर किया है, इट्स इररिलेवेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कैपिटल गेन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बताओ साई का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, शेडी का कितना आ रहा है। किसका, हाँ साई का कितना, तू मेरे को बता दे भाई, साई की शेडी, उसका उसका मत बोल भाई, नाम है बेचारे के दोनों के। किसका, साई का पूरा टोटल मिला के बोल रहे हैं। शेडी का बताओ। मेरे को तो ये गड़बड़ लग रहा है, 7,08,000। अबे पागल है क्या, डेज से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्या, गधे, तो हम पढ़ क्यों रहे डेज। मैं तेरे को बता रहा हूँ, देख वो रहा स्विच बोर्ड, एसी का प्लग निकाल, एक बार उंगली डाल, सवेरे सवेरे पूरा माइंड फ्रेश, पूरा दिमाग चलना चालू। क्या कर रहा है ये, मैं भी वही सोच रहा हूँ, 7,08,000 तो कुछ अजीब है, इतना ज्यादा अपन साई को कैसे दे देंगे। हे भगवान, इतना समय लग रहा है, कितने स्लो। 4,94,000 और शेडी का टोटल डेप्रिसिएशन में से माइनस कर दो इसको, तो शेडी का आ जाएगा। सॉरी, अच्छा
यही आ रहा है कि चेक करो। कितना स्लो करते हो, कितना स्लो कैलसी चलाते हो, कैसे पढ़ते हो अकाउंट्स? 150 आ सकते। मैं आपको बता रहा हूँ गलती कहाँ पर कर रहे होगे आप लोग। इस पे, इसको अपन को नवंबर से काउंट करना है, तो 274 डेज तो इस एसेट का है। इस एसेट का कितना दिन है? पागल हो गए वन। अच्छा टोटल बता रहे हो? टोटल, टोटल इसका कितना? 152। टोटल 152 डेज है, जिसमें से साई के पास कितने हैं? ये 61 बचा हुआ शेडी के पास। यहां गड़बड़ कर रहे होगे, ये ध्यान नहीं दे रहे होगे, इसमें पूरे साल का ले रहे होगे। समझ आया सबको? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं। Venus Limited engaged in manufacturing of pesticide furnishes the following particular relating to the manufacturing unit at Chennai। पेस्टिसाइड का काम करता है, ठीक है। ओपनिंग WDV ऑफ प्लांट एंड मशीन 20, न्यू प्लांट एंड मशीन 1/9/2024 को 10 लाख का, न्यू कार परचेस्ड ऑन 1/12/2024 8 लाख, कंप्यूटर परचेज ऑन 3rd January 2025 4 लाख। All the assets are put to use immediately. Computer are installed in the office। लो भाई कंप्यूटर में एडिशनल तो सोचना ही मत। During the year ended 31st March 2024, a new plant and machine has been purchased on 31st October 2023 for 10 lakh। समझ रहे हो? पिछले साल एक एसेट 31st अक्टूबर को खरीदा था। यही ऐसा ही तो क्वेश्चन मैं आपको ऊपर कराया हूँ, सेम ही तो है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बदला है, सेम है सेम। ऊपर भी ऐसे ही एक क्वेश्चन कराया था, 31st अक्टूबर को पिछले साल खरीदा था, तो पिछले साल नॉर्मल और एडिशनल जो लिया होगा वो आधा लिया होगा सर, क्योंकि 180 डेज से कम, तो उसका जो बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो इस साल लेगा। सेम क्वेश्चन है सर, सेम है, हम कर चुके, अलग से वापस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऊपर कर चुके। अगला देखो, ऊपर कराया था ना क्वेश्चन ऐसा ही, ठीक है। अगला देखो, Mr. Abhimanyu is engaged in the business of generation and distribution of electric power. He always opt to claim depreciation on WDV for the income tax purpose. From the following detail, compute the depreciation। कितना depreciation बनता है? ओपनिंग दिया हुआ है, न्यू मशीनरी परचेज दिया हुआ है सर 12/10, तो इसमें मिलेगा नॉर्मल और एडिशनल, पर दोनों आधा। अक्टूबर में परचेज है ना, 180 डेज से कम हो गया पुट टू यूज। मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम कोलंबो, तो सर कोलंबो से मशीन लेके आया सर, ये तो सेकेंड हैंड हो जाएगी सर, सेकेंड हैंड में एडिशनल नहीं मिलेगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो आप क्लेम करोगे सर। न्यू कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन द जनरेशन विंग, सर ये कंप्यूटर ना फैक्ट्री में यूज हो रहा है, और मैंने आपको बताया था फैक्ट्री में यूज हो रहा है तो हम इस पे एडिशनल भी क्लेम करेंगे। क्वेश्चन किए थे याद करो, ये वाला भी क्वेश्चन किए हैं, ये क्वेश्चन भी कराया था मैं ऊपर आपको। चलो फटाफट बताओ डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, एकदम इजी है सर। 42 लाख, इस पे 15%, 10 लाख, इसमें 15 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, 17.5, क्योंकि 180 डेज से कम पुट टू यूज है सर। इस पे तो नॉर्मली 15 मिल जाएगा, और इसमें 40 प्लस 20 दोनों मिल जाएगा सर।
10,60,000 पूरा डेप्रिसिएशन। कंप्यूटर का भी मिला के आ रहा है, चेक करो भाई सब। आया सबका 1060। चलो नेक्स्ट देखो, विविता बायोमेडिकल लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोमेडिकल आइटम्स। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटी कनेक्टेड विद साइंटिफिक रिसर्च। देखो भाई, ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 को लैंड का खर्चा किया। ओ भाई सेक्शन 35 पढ़ते हैं हम, और वो तो लैंड का खर्चा देता ही नहीं है। अगला है बिल्डिंग। सर बिल्डिंग मिल जाता है, हमने बोला था सर कैपिटल एक्सपेंडिचर जब से आपने बिजनेस कमेंस किया उससे पहले के 3 साल के बीच का खर्चा मिल जाएगा, ये याद है। तो इसने बिजनेस कमेंस किए 1/9/2024 को, इससे पहले के 3 साल 21 तक पहुंच जाएंगे, इसीलिए लिखा हुआ इंकर्ड आफ्टर। आफ्टर है तो मिलेगा, बिफोर होता तो नहीं मिलता, 3 साल से और पुराना होता तो नहीं मिलता, 3 साल के अंदर रहेगा तो मिल जाएगा। ये बिल्डिंग मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना सर। अगला प्लांट एंड मशीन मिल जाता है सर, प्लांट मशीन में क्या दिक्कत था, प्लांट एंड मशीन में कोई दिक्कत ही नहीं है। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल सैलरीज मिल जाएगा, इनमें कोई दिक्कत नहीं। इन व्यू ऑफ द एबिलिटी ऑफ बेटर मॉडल प्लांट एंड मशीनरी द एग्जिस्टिंग प्लांट वाज सोल्ड फॉर 8 लाख। ये नहीं करना था, ये नहीं करना था, बेचना नहीं था सर, बेच दिया। सर एक बार तो ये पूरा 5 लाख रुपए क्या लिया होगा, पीएल अकाउंट में ले लिया होगा साइंटिफिक रिसर्च के नाम पे, अब बेच दिया 8 लाख में। मैं 5 लाख तक तो पीएल अकाउंट में क्या डाल दूंगा, बिजनेस इनकम। कॉस्ट से ऊपर में बेचा है, 3 लाख रुपए का क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन। जितने तक कॉस्ट है बिजनेस इनकम, उससे ऊपर चलेगा कैपिटल गेन। समझ आया। बाकी तो ऐसा सच इसमें कुछ है नहीं, ये तो इजी है, सिंपल है। ठीक है, अगला देखो, XYZ Limited commenced business of production of fertilizer on 1/4/2022. The company purchases plant and machine for the manufacture of fertilizer plant 100 lakh, for which deduction was claimed under 35 AD. मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं फर्टिलाइजर प्लांट से। In the financial year 24-25, the said plant was used for non-specified business. ये नहीं करना था इसको, ये नहीं करना था, तो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज किया, कोई दिक्कत नहीं। हम पढ़ के आए 8 इयर्स तक कोई और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता, ये तो दूसरे पर्पस के लिए यूज कर दिया। तो सर इसने कितने साल स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज किया, सर 22-23 पूरा यूज किया, किया ना, और 23-24 भी पूरा यूज किया। भाई ने तो 24-25 में गड़बड़ किया, तो मतलब मैं बोलूंगा भाई सुनो, तुम्हारा प्लांट था 100 लाख का, 15% डिप्रिसिएशन के हिसाब से ये 85, 22-23 का, और 23-24 का फिर से 15% निकालेंगे, कितना आएगा इसका, इसका 15%, ये माइनस करने के बाद कितना आ रहा है। तुमने 2 साल यूज किया, 2 साल हम तुम्हें अलाउ कर दिए सर, तीसरे साल तुमने नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज किया, अब ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, बिजनेस इनकम हो जाएगी सर। क्या बोला, समझ आया, ये समझ आया कैसे हुआ। 2 साल मैंने यूज किया तो 2 साल मैंने क्लेम कर लिया, तीसरे साल नहीं यूज किया, नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए लेके गया,
तो उस केस पे जो भी बैलेंस बचेगा वो मेरी क्या कहलाएगी, बिजनेस इनकम। क्लियर? अच्छा, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी तो क्लेम किया होगा। ओ एडिशनल भी तो होगा। एडिशनल भी मान सकते हो उस पर डेप्रिसिएशन। ये एडिशनल भी माना है, तो आप चाहो तो एडिशनल भी मान सकते हो। तो ये 35 हो जाएगा, तो ये 65 बचेगा। अब 65 का 15 कितना होगा, 9.75। तो कितना आ जाएगा, समझ आया? बेटा दिमाग में क्लियर हुआ ये सबको? रॉकेट साइंस नहीं था, उसने एडिशनल भी लिया था। अगला, डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग इन केसेस ऑफ डॉक्टर रनिंग अ नर्सिंग होम। डॉक्टर रन करता है नर्सिंग होम। अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रन बाय अ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्या ये खर्चा मिल जाता है? सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च। पेमेंट मेड इन कैश टुवर्ड परचेज ऑफ मेडिसिन। मिलेगा नहीं मिलेगा? सर कैश ना सेक्शन 40A(3) पिक्चर में आ जाएगा, जो आपको कैश में खर्चा नहीं देगा। याद आया? अमाउंट रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉय ऑफ द नर्सिंग होम एज अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च का इसको कब तक जमा करना था, 15 अप्रैल तक जमा कर देना था। इसने कब जमा किया, 25 तारीख को। सर ये खर्चा मिलेगा? नहीं, ये भी नहीं मिलेगा। रिस्पेक्टिव फंड की ड्यू डेट से पहले जमा नहीं किया, सेक्शन 36। एम्प्लॉय का है ना, एम्प्लॉयर का नहीं है। एम्प्लॉयर का होता तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक जमा कर सकता था। एम्प्लॉय का तो रिस्पेक्टिव फंड जो है उसकी ड्यू डेट से पहले जमा करना था। लेट हो गया भाई साहब। अगला देखो, an analysis of the profit and loss and the balance sheet of the couple as on 31st March 2025 reveals that the following expenses which were due were though debited to the profit and loss has been paid after 31st March। इसने बोला ये सब खर्चे हम पीएल अकाउंट में डाले हैं, बट पे ये कब हुआ है, आफ्टर 31st मार्च हुआ है। मैं बोला बताओ। सबसे पहला जीएसटी। मैं बोला यार 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 ये ना सेक्शन 43B वाली बातें हो रही है। पहला पॉइंट था एनी टैक्सेस ड्यूटी सेस फीस बाय व्हाटएवर नेम को, पर वो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले पे हो जाना चाहिए। तो जीएसटी इसने पे किया है सर 50,000, जिसमें से 20,000 14 सितंबर को है। चलेगा? 14 सितंबर चलेगा सर। 30,000 पे हो रहा है 15 दिसंबर, नहीं चलेगा सर। लास्ट तो आपको 31 अक्टूबर तक पे करना चाहिए सर, उसके बाद कर ही नहीं सकते क्योंकि उसकी ड्यू डेट क्या है, 31 अक्टूबर है। अब आप जो पे किए 15 दिसंबर को, वो आपको 24-25 पे खर्चा नहीं मिलेगा, 25-26 में लेना। ये आपको 24-25 में मिल जाएगा, ये आपको 25-26 में मिलेगा। समझ आई बात? अगला, कस्टम ड्यूटी 1,20,000। चलो बताओ, 40,000 14 सितंबर को पे किया, मिलेगा? मिल जाएगा। 40,000 मिला पे किया सर 15 दिसंबर को, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इस साल कैसे मिलेगा सर, मेरा तो 31 अक्टूबर लास्ट डेट है ना। इस साल नहीं मिलेगा, अगले साल ले लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, इस साल नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? ड्यू डेट के बाद पे कर रहा है। अगला, बोनस टू स्टाफ 60,000, 58,000 पेड ऑन 10 सितंबर, मिल जाएगा? मिल जाएगा सर। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले है 2,000, नहीं इस साल नहीं मिलेगा, अगले साल। अगला, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 55,000, जिसमें से 25,000 15 जुलाई, मिल जाएगा? 10,000 30 सितंबर, मिल जाएगा? 20,000 नहीं मिले, इस साल नहीं मिलेगा, अगले साल ले लेना। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक 1,50,000 1,20,000 पेड ऑन 14 जुलाई, मिल जाएगा? सर 15 दिसंबर, नहीं अगले साल लेना। समझ आया? अगला देखो, रमेश अ प्रॉपर्टी डीलर परचेज अ बिल्डिंग ऑन 15 जुलाई 2024 फॉर अ सम ऑफ 65 लाख। रमेश एक प्रॉपर्टी डीलर था, जिसने मतलब बिल्डर, सर ये डीलर होगा, प्रॉपर्टी ये सब काम करता होगा।
अब ये एक प्रॉपर्टी खरीदा 65 लाख में. The said building was sold by him during the course of his business to his friend Mahesh, who is a dealer in cosmetic. महेश को इसने बेचा है सर. कितने बेचा? बाप रे. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो देखो, लग गई इसकी. The agreement was made on the same day and the property was registered on the same day. एग्रीमेंट और रजिस्ट्री एक दिन हो गई. तो आपको वो जो लड़ना पड़ता था ना सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के लिए, लड़ना नहीं पड़ेगा. दोनों चीज एक ही दिन हुई है. पर एक लोचा है सर. सेल कंसिडरेशन प्लस 10%. सेल कंसिडरेशन कितना है सर? 90 लाख प्लस 10% कर लिया तो भी 99 लाख. सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा है. मेरा सेल कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 185. खरीदा कितने में था? 65. लग गई बिल्डर की, देख लो लग गई. 90 माइनस 65 करता तो ये कितना आता? 25 आता. समझ आ रहा है? बिल्डर की लग गई सर, मर जाएगा. पैसा भी नहीं मिला और टैक्स भी देना पड़ जाएगा. वो तो 90 में ही बेचा है ना. सरकार तो उसकी डबल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बता रही है, डबल. समझ आया? कौन सा सेक्शन था? फोर्टी थ्री सी ए. नालायको इसको तो याद क्या करो. ये लिखा हुआ है नालायको, तब तो याद रखो. What would be your answer if the agreement? देखो भाई, एग्रीमेंट 1/7/2024 को हुआ जिस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 120 लाख थी. मिस्टर रमेश हैज रिसीव्ड अ डाउन पेमेंट ऑफ 15 लाख बाय चेक. अब एग्रीमेंट और रजिस्ट्री की डेट अलग अलग हो गई. तो मैं ये चेक करूंगा एग्रीमेंट वाले दिन कैसे पैसा दिया है. ये तो चेक से दिया है, ये तो अच्छा आदमी है. अच्छा आदमी है तो सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी लूंगा? सर यहाँ पर 180 नहीं आएगी, कितनी आएगी? 120. पर मैं बोलूंगा भाई 120 अभी भी ज्यादा ही है, अभी भी ज्यादा ही है. कहानी तो यही होगी 120 माइनस 65, 55 आ जाएगा सर. समझ आया? क्लियर हुआ सबको? आगे देखो क्या लिखा हुआ है. What would be your answer if the said sum of 15 lakh has been received by cash? अरे भाई गया तू. कैश हुआ तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ रजिस्ट्री की हो जाएगी और रजिस्ट्री की कितनी थी? 185. तो यही वाला फिर आंसर आएगा. समझ आया कहानी? अगला देखो. मिस्टर कुरैशी इज अ बिजनेसमैन. During the year ended 31st March 2025, he was engaged in the business of hypermarket and supermarket. दो चीज चलाता है भाई. He maintained the books of accounts for the business in a mercantile system, accrual basis. Sales from hypermarket achieved a turnover of 75 lakh and all receipts were in cash. Hypermarket, supermarket. $75 लाख का टर्नओवर है, वो भी कैश में. However, supermarket is through online and receipt of 50 lakh during the year received online. लो भैया, इसका तो 50 लाख है और ये ऑनलाइन वाला है. The expenses were incurred in the ratio of 65:35. आपको एक्सपेंसेस दिए हुए सैलरी, रिपेयर्स ऑन बिल्डिंग, इंटरेस्ट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट. मेरी जान तो क्या है, मेरी जिंदगी तो यहीं से चालू होती है सर. तो मैं एक काम करता हूँ, लिख लेता हूँ. सर नेट प्रॉफिट कितना है सर? यहीं से तो चालू होगा सर. एड और लेस.
देखो मैं कुछ करूँ ना करूँ, एक तो मेरे को पता है कि ये वाला डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन एज़ पर इनकम टैक्स आता है, ये तो नहीं आता है। तो ये तो मैं लिख ही लेता हूँ। ये चलो नीचे पढ़ते जाते फिर देखते रहते हैं। In addition to the above, a repair of 1 lakh was incurred on building a new room, which was debited to the PL account. सर ये रहा सर, ये वाला। इसने बोला सर मैंने बिल्डिंग में एक नया रूम बनाया, उसका खर्चा 1 लाख है, जो हमने पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिया। मैं बोला अबे वो कैपिटल नेचर का था, डाला क्यों है? कैपिटल नेचर के खर्चे में डेप्रिसिएशन मिलता है, रेवेन्यू था तो तू क्लेम कर लेता। तो इसने बोला एक काम करो भाई, फिर एक यहाँ पर आप ऐड कर लो, बिल्डिंग का जो खर्चा है 1 लाख रुपीस, इसको ऐड कर लो, पर इस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा बिल्डिंग पे। कितना मिलेगा सर? 10,000। 10% रहेगा सर बिल्डिंग में। क्लियर हुआ सबको? ये क्लियर है? डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स लो बाओ, मिल गया। पहले तो ऐड करो सर डेप्रिसिएशन, 812 ही है ना? हाँ। फिर सर माइनस करो डेप्रिसिएशन, क्लियर हुआ सबको? अगला 75,000 was paid in cash to Mrs. N, accounted for the expenses of the for preparation of the accounts for the year ended 31st March 2025. Adjusted under that expense payable. ओ भाई कैश नहीं करना था, सेक्शन 40A 10,000 से ज्यादा कैश नहीं कर सकते, ऐड कर लो सर। अगला, he was forced to shut down his business in the year 2021 as his accountant absconded with a cash of 5 lakh and fully allowed in that year. का अकाउंटेंट महान आदमी था, 5 लाख रुपए लेके भाग गया। तो जब 5 लाख लेके भागा तो सरकार आपको पीएल अकाउंट में वो खर्चा दे दी थी कि आपका लॉस हो गया। यहां तक समझ आया? आगे, अनएब्सॉर्ब बिजनेस लॉस ऑफ द फर्नीचर इज 3 लाख। वो जो बिजनेस फर्नीचर का था उससे 3 लाख रुपए का लॉस था। ठीक है। 4 लाख वॉज रिसीव्ड एज इंश्योरेंस कंपनसेशन। जो मेरा 5 डूबा था उसके लिए मुझे अभी 4 लाख रुपए मिल गया। तो 4 लाख रुपए मिल गया लेस 3 लाख मेरे बिजनेस का लॉस था, तो प्रैक्टिकली 1 लाख का फायदा। ये समझ आया क्या बोला सर? 4 लाख रुपए मुझे कंपनसेशन मिल गया, ये मेरे लिए इनकम। 3 लाख का मेरा लॉस, तो 1 लाख रुपए प्रैक्टिकली क्या होगी मेरी। अब बात ये है, ये 1 लाख रुपए इनकम क्या ऊपर नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी एडजस्ट हो गई है कि हमें करना है? बस यही मेन क्वेश्चन, बस यही मेन क्वेश्चन। बताओ। क्वेश्चन क्या बोला समझ आया ना? मेरा क्वेश्चन सिंपल है, ये 1 लाख रुपए जो है ये नेट प्रॉफिट में एडजस्ट हो चुका है कि नहीं हुआ? हो चुका है सर। नेट प्रॉफिट है ना, क्या सोच रहे हो? नेट प्रॉफिट मतलब जो इनकम मिली होगी उसको वो क्रेडिट साइड में पहले ही डाल दिया होगा, और जो लॉस हुआ है वो तो पहले भी क्लेम कर चुका है सर। 5 लाख का लॉस तो पहले भी क्लेम कर चुका है, और बिजनेस का लॉस था 3 लाख रुपए का अनएब्सॉर्ब, तो वो भी क्लेम कर लिया होगा उसी टाइम। 21 का है सर, आज का नहीं है, 21 का है। तो ये सब तो एडजस्टमेंट हो चुका है, मैं क्या करूं? बोले नेट प्रॉफिट में कुछ मत करो, ये सब एडजस्ट हो चुका है। सब हो चुका है, मतलब प्रैक्टिकली इस पॉइंट का अभी तो कोई रिलेवेंस ही नहीं बना।
समझ आया? अगला, मिस्टर कुरैशी वांट टू डिक्लेयर इनकम अंडर प्रिजम्पटिव बेसिस, कंप्यूट द इनकम चार्जेबल अंडर दैट पीजीईपी, ठीक है, एंड इज टोटल इनकम। ओहो, मतलब दोनों तरीके से चाहता है हमसे, प्रिजम्पटिव भी चाहता है और नॉर्मल भी चाहता है। नॉर्मल तो हम मेहनत कर लिए सर, बताओ कितना आ रहा है ये प्लस माइनस करके? चेक करो यही आ रहा है क्या सबका? आया सबका? अब हमसे बोला है प्रिजम्पटिव, मैं बोला प्रिजम्पटिव में तो और दिक्कत नहीं है सर, ये कैश है 8%, ये ऑनलाइन है 6%, बताओ कितना आएगा? ये वाला तो मैं बता देता हूँ 3 लाख, ये आप मुझे बताओ। 6 + 3 9 लाख। अब बात क्या हुई समझो, 9 लाख मेरी इनकम आई, 9 लाख मेरी इनकम आई। अब जब 9 लाख मेरी इनकम आई तो ये वाले पॉइंट का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो मैं सीधा टर्नओवर से मल्टीप्लाई किया था, 8 और 6 आराम से। 8 और 6 में से किससे मल्टीप्लाई किया था? टर्नओवर से। नेट प्रॉफिट तो था नहीं सर, तो इस केस में ये वाले पॉइंट का ट्रीटमेंट हुआ कहाँ है? मतलब प्रैक्टिकली जो 4 लाख रुपए मेरी इनकम हुई है और 3 लाख रुपए मेरा लॉस हुआ है, 1 लाख रुपए प्रैक्टिकली मेरी इनकम हुई है। समझ आया कैसे? सर +4 लाख क्योंकि आपको पैसा मिला है, -3 लाख क्योंकि आपका लॉस हुआ है सर, तो प्रैक्टिकली कितना आ जाएगा? 10 लाख। समझ आया? मैं तो बोलूंगा बुक्स मेंटेन कर ले, ज्यादा अच्छा है भाई, कम है। बिना बुक्स के तो तू मर जाएगा, 10 लाख तक पहुंच गया। क्लियर हुआ? अगला देखो, मिस कीर्ति इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, ठीक है, शी मेंटेन हर बुक्स ऑन कैश बेसिस। ओ माय गॉड, कैश बेसिस में बुक्स मेंटेन करती है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, तो ये है हमारा क्रेडिट साइड, ये है हमारा डेबिट साइड। पहले पढ़ेंगे क्रेडिट साइड। फीस अर्न दिया हुआ है, ऑडिट फीस, टैक्सेशन फीस, कंसल्टेंसी, ठीक है। सर ये नहीं आएगा, अब इतना तो सीख गए सर। डिविडेंड आईयूएस, सर म्यूचुअल फंड की भी इनकम आईयूएस। होनैरियम रिसीव फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर, ये चेक करती थी बच्चों के पेपर, तो इंस्टीट्यूट इसको पैसा देती थी। अब ये इसका बिजनेस है? नहीं, अबे कैसे बिजनेस कैसे हो सकता है सर? मैं अगर पेपर चेक करूं, पेपर चेक करना मेरा बिजनेस है क्या? नहीं, पढ़ाना मेरा बिजनेस है, पेपर चेक करना कभी मेरा बिजनेस नहीं है सर। आईयूएस, रेंट रिसीव फ्रॉम द रेसिडेंशियल फ्लैट लेट आउट, ने किराए पे दिया है सर, तो सर यहाँ क्यों लाओगे इसको? इसको आईएचपी में लेके जाओ सर। समझ आई बात? आगे डेबिट साइड, सैलरी टू स्टाफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्टाइपेंड टू आर्टिकल असिस्टेंट 37,000, आर्टिकल्स रखिए, तो स्टाइपेंड देती है 37,000। इंसेंटिव भी दिया आर्टिकल को, वाह वाह। अगला है ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मीटिंग, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस। सर परचेज ऑफ कार यहाँ नहीं आएगा सर, कार पे तो आप डेप्रिसिएशन लेते हो सर, ये नहीं आएगा यहाँ पर, मुझे पता है ये नहीं आएगा। रिपेयर मेंटेनेंस से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस से मुझे कोई, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है सर। रिपेयर मेंटेनेंस, हाँ रिपेयर मेंटेनेंस ठीक है, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। और म्युनिसिपल टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, ये मतलब जो घर किराए पे दिए उस घर का म्युनिसिपल टैक्स आपका 3000। मैं बोला ये भी यहाँ नहीं आएगा, तो आईएचपी की कहानियां हैं। फिर इन्होंने मेरे को नेट प्रॉफिट बताया, मैं बोला यही तो मेरी जान है, इसी से चालू करूंगा।
इन्होंने बोला सर अलाउएबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार इज 15%। बोला ठीक है, ये कार है, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट है, इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लूंगा। Incentive to article assistant represent amount paid to two article assistant for passing IPCC examination at first attempt। मिलेगा कि नहीं ये खर्चा? सोच लो, क्योंकि कल के दिन आप लोग भी ऑफिस जाओगे। क्यों नहीं मिलेगा सर? आर्टिकल्स हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। सोच लो, बाद में बस मत पलटना। यही तो प्यारा पॉइंट है। आपको नहीं लगता आप एग्जाम पास होगे तो आपके लेवल स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा? सोच लो। डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट है ये लोग। तब तो बाद में आईपीसीसी का एग्जाम क्लियर हुआ। बताओ। अरे इतना क्या सोच रहे हो? बताओ बताओ, एकदम सिंपल सी बात है। बोनस, कमीशन, इंसेंटिव्स, ये सब अब अगर हम अपने एम्प्लॉयज को देते हैं तो अलाउड है, दे सकते हैं। हाँ ठीक है। अगला, सैलरी इंक्लूड 15,000 टू अ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इन कैश। पागल, सेक्शन 40A3 पिक्चर में आ गया, कैश अलाउ ही नहीं करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन डिटरमाइन वेदर मिस कीर्ति शुड ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव बेसिस फॉर टैक्सेशन और कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल। हमसे जानना चाहता है प्रिजम्पटिव चले कि नॉर्मल चले। मैं बोला पूरा मेहनत कराएगा साले। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। यहां तक हो जाए तो बताना, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में मेरे को पीजीपी की इनकम पता चली, आईयूएस की पता चली, आईएचपी भी पता चली। एक स्टूडेंट बोला सर सीक्वेंस में हेड्स लिखूं। रियल लाइफ में एग्जाम में आपके पास टाइम ही नहीं होगा ये सीक्वेंस में। मैं आपको सिंपल ये बोलता हूँ, जहां से जो पता चल रहा है लिखते जाओ, क्योंकि एट द एंड तो हमें पांचों हेड का ऐड करके ग्रॉस टोटल इनकम ही बताना है। ये बात समझ रहे हो आप? अभी तो मैं चलो आराम से बैठा हूँ, रिलैक्स बैठा हूँ, आराम से पहली बार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक हेड लिख लेंगे। प्रैक्टिकली एग्जाम में सोचो, नहीं होता इतना टाइम। आपके पास एग्जाम में ऐसे टाइम भी नहीं होगा कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो और फिर बनाना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं होता एग्जाम में। एग्जाम में तो दिखता है, चालू करते पढ़ते रहते, ट्रीटमेंट करते रहते, पढ़ते रहते, ट्रीटमेंट करते रहते।
वो मैं आपको अभी नहीं, एंड में सिखाऊंगा, जब थोड़े से आप सीख चुके होगे, पढ़ चुके होगे। अभी वो तरीका बताना इसलिए शायद नहीं है क्योंकि अभी आपको प्रोविजन इतने अच्छे से आते नहीं है, अभी थोड़ा कनेक्टिविटी चाहिए अच्छी, इसलिए वो तरीका नहीं बता रहा। तो अभी अपन सिंपल वही तरीका चलते हैं जैसे एग्जाम में चलना होता है। हम चालू पीजीईपी से करेंगे, फिर चीजें लिखते जाएंगे और लिखते जाएंगे और करते जाएंगे। तो सबसे पहला तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा सर, कितना था? अरे बाप रे, ये कैसा फिगर है? इसमें ऐड भी है और इस पे लेस भी है। चालू करूं? चलो सर, क्रेडिट साइड पढ़ते हैं, कम चीजें होती है सर। सबसे पहला है डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, हटाओ इसको यहां से। डिविडेंड है सर, कितना है सर? 10524। सर ये यहाँ से हटा दो ना सर। सर आईओएस में ले जाओ ना सर, आईओएस में तो आएगा ना सर। देखो साथ साथ ट्रीटमेंट करते जा रहा हूँ, गड़बड़ नहीं होगी। इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड 7600 सर, यहाँ से हटा दो पीजीईपी से, आईओएस में ले जाओ सर। होनैरियम सर, एक बात हमेशा याद रखना है, एग्जाम में जैसा सेंटेंस लिखा है वैसे का वैसा ही लिखना होता है, आप चेंज नहीं कर सकते सेंटेंस। अभी अपन शॉर्ट में लिखते हैं, एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखना, मार्क्स कट जाएंगे सर। ठीक है, होनैरियम, हटाओ इसको यहाँ से, 15800। चलते हैं आईओएस में लेने। सर रेंट रिसीव्ड यहाँ नहीं आएगा सर, आईएचपी की कहानी है सर। कितना है सर? 85,600। समझ आ रहा है कैसे कर रहा हूं मैं? पढ़ते जा रहा हूँ, एक एक ट्रीटमेंट करते जा रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ, एक एक ट्रीटमेंट करते जा रहा हूँ, ताकि दिक्कत ना हो। तो सैलरी टू स्टाफ डेबिट साइड आ गया सर, सैलरी टू स्टाफ से कोई दिक्कत नहीं, स्टाइपेंड से दिक्कत नहीं थी सर, इंसेंटिव से दिक्कत नहीं, ऑफिस रेंट से दिक्कत नहीं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नहीं, इससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं था, मीटिंग सेमिनार से दिक्कत, परचेज ऑफ कार्ड। सर ये यहाँ कैसे आ गया? सर कार पे आपको डेप्रिसिएशन चाहिए, ले लो सर। 80,000 का 15% बताओ। गुड, ठीक। अगला रिपेयर मेंटेनेंस से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस से मुझे दिक्कत नहीं है। पर सर म्युनिसिपल टैक्स यहाँ नहीं आता ना सर, हम पढ़े हैं, वो तो आईएचपी में जाएगा सर। और देखते हैं, ये वाला पॉइंट अपन ट्रीटमेंट करना भूल गए थे, सैलरी, ये सैलरी का तीसरा वाला पॉइंट था। सैलरी कैश में पे किया था सर, कैश वाली सैलरी तो नहीं मिलेगी सर। और कुछ नहीं, बस बाकी सब तो हमने कर लिया। अब अपन क्या करते हैं, सब एक एक इनकम निकालना चालू करते हैं। ऐड करो, बताओ आईओएस का कितना आ रहा है, क्योंकि ये सबसे इजी है। 33924। सर ये मेरा जीएवी नहीं, एनएवी आ गया सर, -30%। 30% माइनस करके बताओ कितना आ रहा है।
IHP की इनकम। अब चलते हैं पीजीपी। यहाँ तो मेहनत है सर, इसमें प्लस माइनस करो और बताओ पीजीपी का कितना आ रहा है। चेक करो भाई। हाँ, अरे बाप रे, ये कैसे कर रहे हो? 1894 700। लो भाई, दो आंसर मिल गए। कैसे कर रहे हो प्लस माइनस? हाँ, तो फिर ये गलत होगा। अच्छा, ओके, वेरी गुड। सर यहाँ अपन रेंट रिसीव नहीं लिखे, बोले जरूर थे, लिखे नहीं है बट रेंट रिसीव नीचे लिख दिए थे, ऊपर लिखना भूल गए थे, इसीलिए। तो अब सॉरी, अच्छा, रेंट लिखना भूल गए थे, नीचे रेंट लिखे, ऊपर लिखना ही भूल गए। ठीक है, तीनों को ऐड करो, बताओ कितना आ रहा है। ये मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी, बताओ। चेक करो, यही आ रहा है क्या? अभी तो ये था नॉर्मल प्रोविजन से, अब हमें ये भी तो बोला है सर प्रिजम्पटिव वाला भी बताओ। तो प्रिजम्पटिव वाले के लिए हम बोलेंगे भैया तू पहले ये बता तेरा ग्रॉस रिसिप्ट कितना है। ये बोला सर ग्रॉस रिसिप्ट तो 25,98,300 है। मैं बोला इसी का 50% ले ले भाई। कौन सा सेक्शन? स्पेसिफाइड प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला सर एक क्वेश्चन है, जैसे 44 एडी के हिसाब से आपने निकाल लिया इसका 50%, तो अगर मैं 50% निकाल लिया तो सर बाकी ये दोनों नहीं निकालना पड़ेगा क्या? पागल हो क्या? क्यों नहीं निकालोगे बाकी दोनों? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपने ये वाली इनकम को 50% निकाल लिया, पर ये दोनों इनकम तो वैसे के वैसे ही आएगी ना सर। उसको जो आईयूएस से इनकम हुई है और जो आईएचपी से इनकम हुई है वो तो आएगी ही ना। क्या बोल रहा हूँ, समझ आया? तो इसकी कितनी थी 50% इनकम, कितनी आ रही है? 12 प्लस 33,924 प्लस 57,820। अब बताओ कितना आ रहा है इसका। ये 44 एडीए ऑप्ट करता है तो की कहानी। हाँ, 13,98,994 यही आ रहा है। मैं इसको बोलूंगा प्रिजम्पटिव ले ले भाई, इनकम कम है, देख लो बच गया। समझ आया? कैसे हुआ सबको समझ आया? ठीक, चलो। इनकम फ्रॉम फ्लाइंग गुड कैरियज, रामामूर्ति इज लाइट 4 लाइट गुड्स व्हीकल। ठीक है, ही एक्वायर्ड 7 लाइट गुड्स व्हीकल। अरे बाप रे बाप, 7 और 4
11 44 AE तो नहीं मिलेगा, यही गलती है। पहले क्वेश्चन आगे तो पढ़ो सर। ये कब खरीदा है सर? 27/6/2024 को। आगे पढ़ो। He sold 2 light goods vehicle on, पहले 2 बेचा है, उसके बाद 7 खरीदा है। ये तो समझो, समझ आई कहानी? ये थोड़ी मस्त बात है। पहले 2 बेचा है, तो मैं ये बोल सकता हूं सर, इसके पास 4 लाइट गुड्स व्हीकल थे, ठीक है? इसमें से सर इसने 2 हिस्से कर लिए सर। एक लाइट गुड्स व्हीकल अभी भी, मतलब 2 लाइट गुड्स व्हीकल इसके पास अभी भी है, बट सर 2 को इसने सेल कर दिया सर। और सेल कर दिया मई में किया ना? हाँ, 31 मई को बेच दिया सर। मतलब ये जो 2 गाड़ी है, इसका 7500 इंटू 2 इंटू 2, ये समझ आया क्यों किया? 2 ही महीना तो थी, 2 गाड़ियां मेरे पास। ठीक, आगे बढ़ते। He has brought forward business loss, बिजनेस लॉस है उसके पास 50,000, वो हम देख लेंगे सर। 7 गाड़ियां खरीदा है सर, 7 लाइट गुड्स व्हीकल खरीदा, लाइट गुड्स खरीदा ना, ठीक है। 27/6 को खरीदा सर। तो कितने महीने यूज किया, कितने महीने हो जाएंगे सर? क्वेश्चन मेरा सिंपल है, 10 की 11। देखो 7 इंटू 7500 तो फिक्स है, 10 महीने 11 महीने, 10 महीने होंगे ना। मैं तो बोला था किसी मंथ का अगर एक दिन भी हो तो वो पूरा मंथ काउंट कर लेते हैं अपन, तो 10 महीने हो गए सर। यहाँ पर जो 2 गाड़ी है वो भी पूरे साल भर थी हमारे पास सर। तो इन सबको करो और बताओ कितनी आ रही है इसकी इनकम 44 AE में, बताओ। चलाओ कैलसी, और क्या। 7,35,000, चेक करो यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है 7,35,000, ठीक है। बाकी 50,000 बिजनेस लॉस एडजस्ट कर लेना, तो वो 685 हो जाएगा। अगला देखो। Mr. R furnishes the following information for the year ended 31st March 2025. Income from plying of business as per books 5,10,000। इसके पास 5 लाइट गुड्स व्हीकल है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 5 इंटू 7500 इंटू 12, कितना आएगा? कितना? तो प्रिजम्पटिव के हिसाब से इसका कम है। इनकम फ्रॉम रिटेल ट्रेड ऑफ गारमेंट्स 2 लाख रुपए, टर्नो, अरे बाप रे, सेल्स टर्नओवर तो देखो 81,70,000। अब मुझे कैश है कि क्या है पता करना पड़ेगा। ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन दिया हुआ सर, डेप्रिसिएशन नॉर्मल प्रोविजन में चलूंगा, मतलब प्रिजम्पटिव नहीं लूंगा तो डेप्रिसिएशन क्लेम कर लूंगा, सॉरी नॉर्मल पूरा पीजीईपी निकालूंगा तो डेप्रिसिएशन क्लेम कर लूंगा। 44 एडी ले लिया या एई ले लिया तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 30 से 38 तक के पूरे खर्चे मिलते ही नहीं है सर, मान लिया जाता है कि मिल गए। ये बात समझ आई, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। अमाउंट डिपॉजिटेड इन पीपीएफ, ये भी आप लोग पढ़े नहीं हो, एटीसी में डिडक्शन मिलती है, ठीक। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर आर एंड टैक्स लायबिलिटी इफ द सेल प्रोसीड ऑफ द गारमेंट इज रिसीव्ड थ्रू अकाउंट पे चेक, और वो 115 बीएससी नहीं लिया है, तो इसका 6% कितना होगा? 4,90,200। अब सुनो, ये अगर इससे कम इनकम दिखाया तो बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, अगले 5 साल 44 एडी मिलेगा भी नहीं। याद आया सर? 4,50,000 है, इससे ज्यादा ये दिखाएगा तो सरकार मना क्यों करेगी? तेरी इच्छा भाई, समझ आ रहा है? तो अगर मैं इसका नॉर्मल प्रोविजन से चलूं
तो 5,10,000 प्लस 2 लाख, 5,10,000 मतलब पूरा पीजीपी अप्लाई करो, ठीक है। तो 7,10,000 माइनस डेप्रिसिएशन है सर, माइनस कितना डेप्रिसिएशन, 1,20,000 कितना आ जाएगा ये इसकी इनकम आ जाएगी। पर अगर मैं 44 ए डी एंड ए लेता हूं तो उस केस में एक इनकम है 4,50,000 और एक इनकम है, ये कितना आ जाएगा, समझ आया, क्लियर हुई कहानी। Mr. Prakash is in the business of operating goods vehicle. As on 1st April 2024, he had the following vehicle. A, B, C तीन व्हीकल थी, उसका ग्रॉस व्हीकल वेट दिया हुआ है, तो मैं बोल दूंगा सर ये तो लाइट गुड्स व्हीकल है, ये हैवी गुड्स व्हीकल है, ये क्या है, लाइट है कि हैवी है, टी वाली। सर वहां लिखा था 12,000 केजी से एक्सीड करता है तो हैवी गुड्स होता है, ये तो 12,000 है सर, लाइट गुड्स व्हीकल है। सर पुट टू यूज से तो मेरे को कोई मतलब ही नहीं होता, भाड़ में जाए पुट टू यूज, 44 ए के लिए पुट टू यूज से कोई मतलब नहीं, डेट ऑफ परचेज दिया हुआ है। सर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 मतलब मेरा प्रीवियस ईयर 24-25 उसके हिसाब से सोचना है सर। मैंने दो गाड़ी और खरीदी, डी सर लाइट गुड्स व्हीकल, ई सर हैवी गुड्स व्हीकल, सर पुट टू यूज से कोई मतलब नहीं। चलो दिया मौका, निकालो 44 ए की इनकम निकालो, लेट्स सी कितने लोग सही निकाल पाते हो, बहुत गलतियां करोगे, मैं अभी भी हिंट कर रहा हूं, मेरा प्रीवियस ईयर 24-25 है। बनाओ सर जी। कुछ तो ट्विस्ट है इस क्वेश्चन। चलो आप मेरे को बताओ, ए का कितना मल्टीप्लाई करे सर, एक ही गाड़ी है 7,500 इंटू एक ही गाड़ी है, कितने महीने, कितने महीने, चलो 12। तो फिर इसका बता दो सर, 7,500 इंटू ये भी एक ही गाड़ी है इंटू कितने महीने, कुछ लोग गिन रहे थे सर, ये आपको 23-24 का डाटा दिया है, मेरा प्रीवियस ईयर तो 24-25 है सर, 24-25 में तो ये गाड़ी पहले दिन से यूज कर रहा हूं ना मैं, तो पूरे 12 महीने का होगा ना, यही झोल था इस क्वेश्चन में, बस यही झोल है, बाकी तो कुछ भी नहीं है सर, बाकी तो आप भी आराम से निकाल लोगे सर। ये क्या है, 1,000 इंटू 13 इंटू 12, बाकी कुछ नहीं था सर, आपको ये ईयर याद देना है सर,
ईयर ध्यान देना था सर। मेरा प्रीवियस ईयर 24-25 है, वो 23-24 में कम यूज हुई थी, तो उस साल कम निकालूंगा, इस साल तो पूरा निकालूंगा ना। इस साल तो शुरू से गाड़ी मेरे पास है समझ। अब तो मल्टीप्लाई करना है, अब तो निकाल लो। ये तो 7500 इंटू 1 इंटू 12, ये आ जाएगा सर 1000 इंटू 15 इंटू 1 इंटू कितने बने ये 11। बताओ सर, टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। कितना? 591। लो भाई, एक आंसर 591, दूसरा कोई और? फिर मल्टीप्लाई करना है अब तो। 591 ही आ रहा है सबका। चलो, अरे यार ये तो बड़ा प्यारा सा बिजनेस है। रबर का परसेंटेज बोलो। 35, 65। कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड का बोलो। टी का बोलो। सेल ऑफ प्लांट फ्रॉम नर्सरी बोलो। सर 100% एग्रीकल्चर। याद आया? ठीक है, ये तो बहुत इजी है। अगला देखो। Miss Kavita, a resident and an ordinary resident in India, has received derived the following income for the year ended 31st March 2025. देखो, income from sale of centrifuges latest processed from rubber plant grown in Darjeeling. Darjeeling कहाँ है? इंडिया में है ना? हाँ, चलो बताओ क्या होगा सर। 3565 क्या सोच रहे हो? रबड़ ही तो है, इतना क्या सोच रहे हो? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन कहीं पर होगा तमिलनाडु। बोलो भाई। अगला, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड। अबे सालो पूरा तो पढ़ा करो। कोलंबो, बकाक से परसेंट बोल दो तो 40-60। कोलंबो सालो, कोलंबो इंडिया में को। तो ये सर एक में तो 0, एक में 100%, पूरा ही बिजनेस इनकम है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन शिमला। अगला बोलो फिर, इसका क्या करें? 100%। सर 100% एग्रीकल्चर के बिजनेस। एग्रीकल्चर सर, नर्सरी है। क्या? अगला देखो। Mr. X, a resident, has provided the following particular of his income for the previous year 24-25. Compute his tax liability if he has not opted for the provision of section 115 BSc. ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है। कंप्यूटेड मतलब वो सब चीज करके दिया है, आपको कुछ नहीं करना, सब करके दिया। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन जयपुर। बोलो इसका क्या करूं मैं? सर ये तो एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर इनकम का क्या सोच रहे हो? एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम। वाह, तो ये भी एग्जेम्प्ट है। पर ये हमें दिया क्यों ऐसा? क्योंकि आपसे वो क्या निकालना चाहता है? टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए याद है वो मेहनत एग्रीकल्चर इनकम वाली। चलो करते हैं। इसकी बाकी इनकम दोनों कितनी है? 5,80,000। याद आया स्टेप? चलो करते हैं। स्टेप 1, सर 5,80,000 इसकी अदर इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम कितनी है नेट? 1,10,000। तो 6,90,000 इसकी इनकम आ गई। बताओ इस पे टैक्स कितना आ रहा है? टैक्स तो आप ही लोग निकालोगे। हाँ, टैक्स तो आप ही लोग निकालोगे। पहले 2.5 लाख पे निल,
अगले 2.5 लाख पे 5%, उसके ऊपर 20%। अभी अपन नॉर्मल प्रोविजन से निकाल रहे हैं, 115 बीएससी बीच में नहीं ला रहे हैं। सर 5500 ये आप लोगों ने टैक्स निकाला है। नेक्स्ट स्टेप 2, सर हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2,50,000 प्लस एग्रीकल्चर इनकम, तो सर ये आ जाएगा 3,60,000। इस पे टैक्स बोलो कितना है? तो सर माइनस कर लिए तो कितना आ गया? 45,000 प्लस 4%। ये हमारा फाइनल टैक्स आ गया। क्लियर हुआ सबको? सिंपल है ये तो, वही जो प्रोसेस सिखाया नहीं था स्टेप 1 स्टेप 2, ये वही है। अब तो सीख जाओ। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन प्यारा है, अच्छा क्वेश्चन है सर। मिस्टर कमल ग्रोस पेडी एंड यूजेस द सेम फॉर, ये नहीं आएगा। For the purpose of manufacturing rice in his own rice mill, the cost of cultivation of 40% paddy produces 7 lakh, which is sold for 15 lakh. पैडी तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है सर, तो पैडी को बेच के जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, तो 15 लाख का पैडी बेचा है सर, उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 7 लाख है, तो प्रैक्टिकली 8 लाख तो मेरी क्या आ जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम। ये सबको क्लियर है? द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बैलेंस 60% पैडी, जो बचा हुआ पैडी है उसकी कॉस्ट कल्टीवेशन की 12 लाख है। मार्केट वैल्यू ऑफ सच पैडी इज 24 लाख। ठीक है, टू मैन्युफैक्चर द राइस ही इंकर्ड 2 लाख रुपीज, he incurred 2 lakh in the manufacturing process of the balance. सर राइस को तो मैं बेचा कितने में हूं सर? 24 लाख। सर इसके पीछे ना 2 लाख रुपए तो मेरा खर्चा है सर, यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है। सर बैलेंस 60% पेडी जो है ना सर, उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितनी है? 12 लाख। इसके बाद मैं आपको बोला था एक ही चीज है जिसपे गलती हो सकती है, याद करो। जब मैं पीजीपी पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बोला था एक ही चीज है जिसको ऊपर से नीचे लिखने में गलती होती है। हाँ हाँ हाँ, वैसा ही कुछ बताया था, याद करो। क्या बताया था भाई? सोचो सोचो, बताया हूं मैं कुछ, कुछ तो आपको बताया हूं। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी सब तो सब करके आते हैं, बाकी सब सभी करेंगे, कोई कोई गड़बड़ नहीं करेगा सर। चलो कुछ चीजें सिखाता हूँ मैं आपको, समझाता हूँ, ध्यान देना, पूरा ध्यान मेरे तरफ। ये राइस नहीं है सर, आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो क्वेश्चन में, मैं जानबूझ के राइस लिखा, सब राइस बोलते हो। नालायको, जब लिखा है यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ पेडी, तो वो राइस कैसे हो सकता है? ध्यान तो दिया करो सर। 40% पेडी बेचा है, 60% पेडी बेचा नहीं है, पर उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 24 लाख। ध्यान दिया करो, पूरा ध्यान रखा करो कि सर वो पेडी है, राइस तो अभी आया ही कहाँ, मार्केट वैल्यू कहाँ दिया राइस की बताओ? पेडी तो लिखा है, देखते नहीं हो तो सर ये हमारा पेडी की इनकम आ रही है सर।
तो पैडी में सर 24 लाख का पैडी है जिसकी मार्केट वैल्यू है, एंड जिसकी कॉस्ट कितनी है 12 लाख। सर ये 2 लाख रुपए भी पैडी का नहीं है, ये तो जब हम पैडी से राइस लेके जाते तब का है। ध्यान दिया करो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो, फोकस में पढ़ा करो, कब आपको वो पैडी बोल रहा है, कब वो राइस बोल रहा है। इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो ऐसे ही आया था, सिल्क वॉर्म, कुकुन्स, मलबरी लीव्स, यही हुआ था, वो इसी में कंफ्यूज कर दिया था। अरे कपड़ा बन गया तो वो कपड़ा कैसे एग्रीकल्चर होगा? सिल्क का कपड़ा बना लिए तो बन गया, हो गया, पर कुकुन्स तो एग्रीकल्चर है, मलबरी लीव्स। क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? ध्यान दिया करो, अच्छे से पढ़ा करो कभी भी क्वेश्चन को। तो सर 24 लाख मार्केट वैल्यू है सर, 60% जो बचा हुआ पैडी है उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितनी है 12 लाख। तो सर ये जो 12 लाख है ना सर, ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। कल के दिन सर आप इसको राइस में कन्वर्ट कियो, इस क्वेश्चन में एक अमाउंट मिसिंग है वो अपन डाल लेंगे। सर इसमें राइस को कितने में बेचा ये नहीं बताया क्वेश्चन में, गलती है, वो सेंटेंस मिसिंग है। तो सर राइस को बेचा इसने 30 लाख में। सर सर 2 लाख रुपए वो पेड़ी को राइस में लाने की कॉस्ट लग गई सर। एंड सर आपको बोला था गलती कहां पर होगी, मार्केट वैल्यू भूल जाओगे आप। तो मार्केट वैल्यू कितनी है 24 लाख, ये कितना आ गया, गया 4 लाख। ये हमारी हो जाएगी बिजनेस इनकम। इस क्वेश्चन में एक लाइन लिख लो, यहां पर लिख लो, सेल प्राइस ऑफ राइस इज इक्वल टू 30 लाख। लिख लो, ये मिसिंग है इस क्वेश्चन में, सेल प्राइस ऑफ राइस 30 लाख। हुआ सबका, क्लियर हुआ ना सबको, क्वेश्चन समझ आया? देखो अगला देखो, Mr. Rao furnished the following information regarding the payment towards scientific research during the financial year 24-25. Revenue expenditure on scientific research. सर देखो 115 BSc नहीं लिया है ना, तो क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिल जाएगा? हाँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ। नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन मिल जाएगा। Amount paid to H Limited, an Indian company which has its main objective of scientific research and approved by the prescribed authority, मिल जाएगा। हाँ। Expenditure of 2,50,000 towards purchase of land, ये नहीं मिलता, ये कभी नहीं मिलता। अगला, he also incurred a revenue expenditure of rupees 2 lakh towards salary of research staff, क्या मिल जाएगा? हाँ सर, भले बिफोर कमेंसमेंट है, सैलरी मिल जाती है, सिर्फ सैलरी मिलती है, परक्विजिट और अलाउंसेस नहीं मिलते। सैलरी है तो दे दूंगा, परक्विजिट अलाउंसेस होते तो नहीं देता, और 3 साल तक के पहले तक की सैलरी देता हूँ, उससे पुरानी होगी तो नहीं दूंगा। याद आया? बाकी तो क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है। फाइनली हमारा पीजीपी खत्म हुआ, बधाई हो सर।